आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका आपके महबूब शो आदाब डॉक्टर में। तमाम नाजरीन का इस्तकबाल और सलाम बजा लाती है आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ हकीम, बेमिसाल शायर जो कि एक तारीख़ रकम कर रहे हैं। हर रोज़ ताज़ा बताज़ा एक खूबसूरत सी गज़ल आप सबकी समातों में उतरती है, साथ साथ उनके बेशकीमती नुस्खे जो कि अपनी मिसाल नहीं रखते और न जाने कितने लोगों के लिए वो दर्द का दरमा है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब का। जैसा कि आपके नाज़रीन भी कहते हैं कि आप सा आज के दौर में अगर ढूंढें चिराग लेकर भी तो नहीं मिलेगा। हकीम साहब अपना कीमती वक्त आप नाज़रीन के लिए रोज़ाना निकालते हैं। बहुत ममनून, बहुत मशकूर और आपका इस्तकबाल करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम में। इस्तकबाल आपका भी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है हकीम साहब की खूबसूरत बातों का, इरशादात का और सबसे बढ़कर उनके खूबसूरत कलाम का, दिल में उतर जाने वाले, घर में कर जाने वाले, बस जाने वाले खूबसूरत कलाम का। तो ज़रूर होगा उनका खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नज़र। लेकिन आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से कि एक मरतबा हज़रत बहलौल दाना किसी रास्ते से गुज़र रहे थे। देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो अखरोट से खेल रहे हैं और एक बच्चा खड़ा रो रहा है। तो उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो मैं तुम्हें अखरोट ले देता हूँ अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम भी खेलो। तो उसने कहा कि ये तो बताइए, हम दुनिया में खेलने के लिए आए हैं। अब वो बहुत हैरान हुए, छोटा सा बच्चा और बड़ी पते की बहुत बड़ी बात कह के अपनी उम्र से ज़्यादा। कहा कि फिर क्या करने के लिए आए हैं? कहा कि हम अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं। तो कहा कि बेटा ये जो बात है तुम्हारी, ये तुम्हारी उम्र से बहुत बड़ी है, इस रास्ते पे ज़रूर चलना, लेकिन अभी तुम इस रास्ते के मुसाफिर नहीं हो, अभी तुम बहुत छोटे हो। तो उसने कहा कि मैं देखता हूँ, आप मुझे धोखा ना दें, मैं देखता हूँ सुबह जब मेरी माँ चूल्हा जलाती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियों से वो चूल्हे को सुलगाती है, आग को भड़काती है और फिर उस पर बड़ी लकड़ियाँ डालती है। तो मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन मेरा रब, आपका रब, मेरे इस छोटे से वजूद से जहन्नम की आग को भड़काए और उसके बाद बड़े बड़े गुनाहगारों को उसमें डाला जाए। बहलौल दाना ने जब ये बात सुनी तो उन पर गशी तारी हो गई और वो बेहोश हो गए। तो छोटी सी बात है लेकिन इसमें बहुत बड़ी बसीरत पोशीदा है नाज़रीन। अल्लाह ताला ने बसारत तो सबको दी है, लेकिन बसीरत ये ख़ास लोगों को वदियत करता है। गज़ल का मतलब पेश कर। इरशाद आली हकीम साहब, इरशाद। आज साकी भी मेरे जाम से आजिज़ सा रहा, आज साकी भी मेरे जाम से आजिज़ सा रहा, मैं भी कुछ गर्दिशे अय्याम से आजिज़ सा रहा। वाह, सुभान अल्लाह। आज साकी भी मेरे जाम से आजिज़ सा रहा, मैं भी कुछ गर्दिशे अय्याम से आजिज़ सा रहा। क्या कहने। भाव बाजार में कम होता रहा रोज़ाना, भाव बाजार में कम होता रहा रोज़ाना, मैं भी इस गिरते हुए दाम से आजिज़ सा रहा। बहुत खूबसूरत। मैं भी इस गिरते हुए दाम से आजिज़ सा रहा। आज तजलील मेरे काम ना आई उनकी, आज तजलील मेरे काम ना आई उनकी। आज मैं लज्जत दुश्नाम से आजिज़ सा रहा। सुभान अल्लाह। आज मैं लज्जत दुश्नाम से आजिज़ सा रहा। और फ़र्क कुछ उनसे मरासिम में ज़रूर आया है, फ़र्क कुछ उनसे मरासिम में ज़रूर आया है, उस दरीचे से मैं उस बाम से आजिज़ सा रहा। क्या कहने, बहुत उस दरीचे से मैं कुछ बाम से आजिज़ सा रहा। बहुत खूबसूरत। और मक्ते का शेर है, तूर किरदार पे तोहमत का ख्याल आते ही, तूर किरदार पे तोहमत का ख्याल आते ही, जुर्म नाकरदा के इल्ज़ाम से आजिज़ सा रहा। मुकर्रर हकीम साहब, बहुत खूबसूरत। तूर किरदार पे तोहमत का ख्याल आते ही, जुर्म नाकरदा के इल्ज़ाम से आजिज़ सा रहा। आज साकी भी मेरे जाम से आजिज़ सा रहा, मैं भी कुछ गर्दिश अय्याम से आजिज़ सा रहा। मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर कर्नल वर्मा साहब। इस्तकबाल है, इस बज़्म में आप पहले आए हैं लिहाजा आपको खुश आमदीद कहते हैं। साथ साथ सुधा जी आपका भी इस्तकबाल है, आपसे भी बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत
मुझे वो दिन याद नहीं कि जिस दिन मैंने गजल नहीं सुनी थी, मगर आज गजल आज सुन नहीं पाया था सुबह की, इसलिए मैंने इस वक्त फोन गजल सुनने के लिए मैं फोन लगाया था आज। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। वो जब अभी आपने सुनाया ना तो उसमें मैं भी कुछ सुना दूं। इरशाद। तो आज हकीम साहब के लिए कि जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम, अब जान दे दूंगा जब दिया जाने का नाम। तुमने तो दुनिया मेरी बदल दी है, फिर भी तुझे जाने की कितनी जल्दी है। वाह 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 कर्नल साहब, ये कहाँ से लाते हैं आप इतने खूबसूरत और मुंतखब अशार? तभी आप तेरी की बहन और भाई की सोबत का असर है ना। गज़ल मैंने कही थी, वो पूरी याद नहीं, लेकिन 2-3 शेर शायद याद आ जाए। वो मेरे एक बड़े भाई थे, उनका कत्ल हो गया था, एक डकैती हो गई थी हमारे घर में, तो वो बड़ा याद आज भी आते हैं, पहले भी आते थे। तो मैंने गज़ल कही थी कि वो गज़ल थी कि याद नश्तर की तरह आए भुलाने वाले, याद नश्तर की तरह आए भुलाने वाले, छिल गए आज कई जख्म पुराने वाले, छिल गए आज कई जख्म पुराने वाले, याद नश्तर की तरह आए भुलाने वाले। और उस पे ये शेर कहा था कि है वहाँ कौन किसी को नहीं आने देता, है वहाँ कौन किसी को नहीं आने देता, लौट कर क्यों नहीं आते वहाँ जाने वाले, याद नश्तर की तरह आए भुलाने वाले। तो जाना तो ज़रूरी है, कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं, हमारा आपका भी नंबर है, और बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़ते हैं, तो बहुत शुक्रिया। सुधा जी, हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ बेटी सुन रही हूँ जी। इस्तकबाल, खुशामदीद। होश ही नहीं रहा, सर की बातें सुन रही थी, इनके आशार सुन रही थी। इतने खो जाती हूँ कि पता ही नहीं लगता हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं। हमारी प्यारी बेटी यास्मीन और हमारे मसीहा, आप दोनों का सलाम वालेकुम। सर आपने सवेरे पेट्रोल के लिए बताया था, तो मैंने उनको स्प्लिट भी बताई थी कि स्प्लिट भी लगा ले तो दांत में, क्योंकि एक बार मेरे को दांत में दर्द हुआ था, तो मैंने स्प्लिट लगा करके और नीचे मुंह लटका लिया था और निकल गया था पानी, तो उससे मेरे दांत में दर्द विदिन 15 मिनट्स मतलब अभी देखिए खत्म हो गया था, और बहुत सिर पेन था, उससे ठीक हो गया था मुझे। तो मैंने वो भी बताई उनको कि मैंने कहा स्प्लिट तो हर मेडिकल स्टोर पे मिल ही जाएगी आपको, तो आप वो ले लेना, पेट्रोल अगर अच्छा ना हो कोई बात हो तो मैंने वो भी बताया था। और बहुत सही बताया आपने, शायद मैं भी चूक गया, सुबह कभी आवाज़ डिस्टर्ब होती है तो कई बातें कहने से रह जाती हैं, तो स्पीड मैं भी बताता हूँ, और आपने भी सही बताया, और आप तो माहिर हो चुकी हैं नुस्खे जात बताने में। देखिए मैं चूक गया लेकिन आप नहीं चूकी, और उनको फ़ायदा हो जाना चाहिए। मेरी तरफ से उन्हें सलाम कहिए, उनसे कहें लगातार अपना इलाज करें, फ़ायदा होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। सलमा साहबा कर्नाटक से, जी बताएं क्या सवाल है? बाजी जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ बाजी, मेरे 3 सवाल हैं। हाँ, पहला तो सवाल है सूजनी बूटी, क्या वो एक मैं हकीम साहब से स्टाफ से बात करी हूँ, सूजनी बूटी दवा दी है, वो नमक जैसा है, वो कैसा लेना, वो किस लिए है हकीम साहब, वही जानना था। आपको क्या बीमारी है? मुझे तो तकलीफ है, सीने में तकलीफ थी और कमजोरी बहुत आ रही थी, दाएं हाथ में वो तकलीफ है, सिया गोंदो ले रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ मैं, गर्म पानी भी पी रही हूँ अब 2 साल, और संडास भी मगरिबी का जैसा है हमारे घर में, सब कुछ कर रहे हो सर, मेरी तकलीफ तो कम नहीं हो रही सर, थोड़ा चक्कर भी आते हैं मुझे, सीने में तकलीफ बहुत हो रही थी, कमजोरी बहुत आ रही थी नसों में। मैं बात करी तो सूजनी बूटी क्या वो दी है, वो नमक जैसा है, वो 1 चुटकी पानी में लेकर बुलाई, और मैं नमक जैतून भी ले रही हूँ उसके साथ आधा घंटे के बाद। लेकिन अलसी साथ बोले थे तो मैं नमक जैतून साथ मैं नहीं ले रही, कि अलसी भी ले सकती हूँ क्या उसके साथ?
वो ESR बढ़ा हुआ कर बोले थे, हेमोग्लोबिन भी ज्यादा है कर बोला ही, कोलेस्ट्रॉल करेक्ट है कर बोला ही, मैं रिपोर्ट भी कराई हूँ। उसके लिए मैं क्या क्या ले सकती हूँ सर मैं? ये आखिरी बात जो इन्होंने कही पहुंच गई? जी ठीक। हाँ देखिए, एक तो अगर दर्द गर्दन में हो, सर में हो या हाथ में हो, उसके लिए ईमानदारी से 3-3 मिनट एक्सरसाइज ज़रूरी है, और वो ये है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, 2-4 बार ऐसे करते हैं और सोचते हैं हमारा 3 मिनट हो गए। अगर इंसान घड़ी देखकर ये एक्सरसाइज करे और पूरे दिन में 3 मिनट ये एक्सरसाइज करे और 3 मिनट ये देखिए, पूरी तरह इसको मोड़िए, ये तो मेरा तजर्बा है। और मुझे खुद ये मर्ज था, चक्कर आने का, सर में दर्द होने का और हाथ में दर्द होने का। अभी मेरे गुज़िश्ता 15 दिन से हाथ में दर्द था, तो मुझे हंसी आ गई कि मैं अपने व्यूअर से कहता हूँ कि ईमानदारी से एक्सरसाइज करो, और मैं कभी बस यूँ किया और सोच लिया फिर कर लूँगा और टल जाता है, तो मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था, जबकि 5 दिन से 10 दिन में फ़ायदा हो जाता है। फिर मैंने कहा मैं व्यूअर से कहता हूँ और अपना आप ईमानदारी से काम नहीं लेता। फिर मैंने बाकायदा पूरी 3-3 मिनट एक्सरसाइज शुरू की, गौसिया लिया। आप यकीन करें कि 10 दिन में वो मर्ज चला गया। तो अगर वक्त कम लगा रही हैं तो पूरा वक्त लगाइए। अच्छा, शिवरंजनी बूटी, नमक शिवरंजनी है वो एक चुटकी ले सकते हैं। ये तरह तरह से इस्तेमाल होता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ को कम करना हो तो एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी नमक शिवरंजनी, एक चुटकी खाने का सोडा, पानी मिला के पी लिया करें। ब्लड प्रेशर कम करना हो तब भी यही नुस्खा है। पेट अच्छा करना हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, पेट में तकलीफ हो, तो भी यही नुस्खा है। और इसको अगर और बेहतर बनाना है तो इसको आप सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी के पाउडर के साथ 1 चम्मच ले सकते हैं दिन में 2 बार। अगर थायराइड हो तो इसको धनिया का 1 चम्मच पाउडर के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं। और ये इन सब बीमारियों को फ़ायदा करता है, जो हमारी जिल्द की बीमारियाँ, स्किन की प्रॉब्लम यानी खुजली और वहाँ से दाने निकलना, और एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, लीवर प्रॉब्लम, किडनी की परेशानी, ये इन सब में फ़ायदा करता है। और सोराइसिस तक को फ़ायदा करता है। सोराइसिस एक बीमारी जिसमें दाने निकलते हैं चेचक की तरह, और खुजली होती है बहुत। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी, कहीं इसका इलाज नहीं पाया जाता, लेकिन अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। आप कोशिश कर सकते हैं इन सब इमराज में। और भी बहुत सारे बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है ये, वज़न भी कम करता है, और बहुत सारे मैं बताता रहता हूँ आपको। अगर इन नुस्खों के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात करनी है तो हकीम सुलेमान ख़ान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको रोज़ाना तरह तरह के नुस्खे मिला करेंगे, और हमारी और आपकी बातचीत जो है ये भी उसी पर चली जाती है। बहुत शुक्रिया जी। एक सवाल जो उन्होंने कमज़ोरी के बारे में किया था हकीम साहब, नसों में खिंचाव है। हाँ, वो तो आप गौसिया ले रहे हैं, आधा ग्राम लीजिए धीरे धीरे, और अलसी के साथ भी आप ले सकते हैं। अलसी बहुत ताकतवर है, आप उसके साथ भी ले सकते हैं। आपकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। एक वक्फा लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और आइए एक बार फिर हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनका भी इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मकदम, खुश आमदीद हकीम साहब। एक व्यूवर ने सवाल किया था हकीम साहब किसी और प्रोग्राम में कि ये जो गोंदसिया है ये किस पेड़ से निकलता है? एक पेड़ जिसको आबनूस कहते हैं। आबनूस एक ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी भी काली होती है और गोंद भी काला यानी सिया होता है। एक ज़माने में, अब तो 50 साल से सब कुछ बदल गया है और बांसुरियाँ और तरह तरह की आने लगी, लेकिन मैंने अपने बचपन में देखा था कि आबनूस की बांसुरी बनती थी, बिल्कुल काली होती थी और वो बजाते थे, जो सिंगर होते थे वो बजाते थे। तो ये उस पेड़ का गोंद है जिसकी बांसुरी बनती थी। ये इंतहाई कड़वा होता है और लेकिन ये असली लेना ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके एवज़ में लोग बेपनाह नकली गोंद टाइप की कोई चीज़ बेच रहे हैं। जैसे एलवा बेच देते हैं, वो भी काला होता है लेकिन उसमें चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती, वो शीशे की तरह चमकता है। और जितनी भी काली काली चीज़ें हैं लोग गोंद स्याह में बेच रहे हैं क्योंकि ये महंगा होता है। तो जब भी लें असली लें। गोंद स्याह जैसी दुनिया में कोई औषधि यानी रॉ मटेरियल, कच्ची दवा पूरी दुनिया में नहीं है दर्द के वास्ते। अगर असली मिल जाए तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, आबनूस के ज़िक्र पर या आबनूस के नाम पे न जाने जहन में कितने दरीचे खुल गए। आपको याद होगा, यकीनी तौर पर आपको भी माशाल्लाह पढ़ने का शौक़ है, कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर के ज़माने में, इस्मत चुग़ताई के ज़माने में, तरक़्क़ी पसंद मुसन्निफ़ीन के ज़माने में जो फ़िक्शन लिखा जाता था उसमें कहीं ना कहीं आबनूस के फ़र्नीचर का जिक्र ज़रूर होता था। वो आबनूस की लकड़ी का बना हुआ जहाज़ी साइज़ का पलंग या मसहरी जो भी कहलाता था। तो अभी आपकी बात से मुझे जो आपने कहा कि ये जायक़े में कड़वा होता है, इसीलिए उसमें मेरा ख्याल में कीड़े नहीं लगते थे, क्या ये बात दुरुस्त है? पहले ज़माने में फ़र्नीचर क्यों बनाया जाता था? बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। दरअसल कड़वी चीज़ को दीमक पसंद नहीं करती। और अब तो फर्नीचर का भी वो सही कहा आपने कि सब बदल गया, अब तो प्लाईवुड आती है। लेकिन हमारे पास वो फर्नीचर आज भी हैं जो हमारी दादा दादी के ज़माने के, मसेरियाँ, निवाड़ की मसेरियाँ और फर्नीचर। और हमारा मकान हमारे कस्बे में सबसे पुराना था, तकरीबन 400-500 साल पुराना। और जब वो मकान को उस वक्त से अभी तक भी लोग कह देते महल कहते थे। अच्छा, उस ज़माने में लोगों के घरों पर कच्ची दीवारें और छप्पर हुआ करते थे। उस ज़माने में पुख्ता बड़ा मकान था बुलंद दीवारों का। तो अब तो और बहुत अच्छे अच्छे मकान हैं। तो उसमें जो कड़ियाँ और फर्नीचर यूज़ हुआ था तो वो साल नाम की लकड़ी का था, जिसका ये रहता है तो उसके 100 साल खड़ी और 100 साल पड़ी वो रहती है। जी। तो अब आकर वो कड़ियाँ गिरी, टूटी और क्या क्या हुआ। तो वो मकान ऐसा था कि वो छतें कच्ची थी, दीवारें लखोरी ईंट की, अभी भी है वो, हमने उसको चेंज नहीं कराया, बस छतें मजबूरन चेंज करा दी, फर्श करा दिया, वरना वो लिपाई भी होती थी, गोबर से लिपाई होती थी। 2 कॉलर्स हैं रिजवाना साहब, पहले आपका इस्तकबाल है। यासीन भाई था इंतज़ार। जी बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हमको ये बोलना था, हमारे शौहर की उम्र 40 साल है और उनको जैतून का सिरका आपके पास से मंगाए थे। उनको हाई ब्लड प्रेशर रहता उसके लिए, मगर वो उनके गले में तकलीफ शुरू हो गई तो उन्होंने वो पीना छोड़ दिए थे। उसके लिए क्या करना? और दूसरा, हमारा एक 8 साल का बेटा है, वो उसको बहुत रात में पेशाब होती बिस्तर में, उसके लिए क्या करना? और हमारे लिए ये पूछना था कि हमारा वेट बहुत ज्यादा है, तो वो
कम कैसे करना, क्योंकि दबी भी है पैर की, कमर की, तो चलना भी नहीं होता। और सुबह उठे तो बहुत कमर में इसमें दर्द, पूरा दिन भर में बहुत थकावट हो जाती शाम तक। आखिर में ईशा की नमाज के टाइम भी कुछ तकलीफ हो जाती है। ठीक है, बस ये पूछना था। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, आपके खाविंद सर्द मिजाज के हैं, तो वो सिरका आप इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल ऐसे करना है, 2-3 चम्मच सिरका पानी में मिला लें और एक चुटकी सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर, ये जो भी कहते हैं आप, उसमें मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार लिया करें। इससे आपकी नसें साफ होंगी और कोलेस्ट्रॉल कम होगा, वज़न भी कम होता है इससे। और ये आप ले लें। और अगर नसें दबी हुई हैं तो गोंसिया आपको लेना है आधा ग्राम, दिन में 2 बार खाने के बाद। पानी से ही लेना क्योंकि वज़न ज़्यादा है। ये तो आप ले लें। और अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये जैतून का सिरका और दिल की वजह से, हार्ट ब्लॉकेज की वजह से या वज़न कम करने की वजह से वो ले रहे थे आपके खाविंद, तो और जिन लोगों को भी या आपके खाविंद को ये सिरका किसी को नहीं चलता, जो सर्द मिजाज होता है उसको गले में या लंग्स में परेशानी होती है, तो उनको चाहिए 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी मिला के दिन में 2 बार पिए, तो वो यही काम करता है। लेकिन इसकी सर्द मिजाजी को निकाल लिया गया है। ये जैतून का नमक तो है लेकिन इसके मिजाज को बदला गया है। और 2 बार ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं। और अगर शुगर की वजह से उन्होंने लिया था तो शुगर वालों को चाहिए कि जामुन का एक गोंद आता है, ये गोंद असली लेना, नकली बहुत मिलते हैं। और जो भी दवा बताता हूँ नकली बहुत मिलती हैं, असली लेना ज़रूरी है। तो जामुन का गोंद 1 चुटकी में जितना आ जाए, ये भी रॉ मटेरियल है, 2-3 बार दिन में खाने से आधा घंटा पहले ले लिया करें। ये डायबिटीज़ को बहुत कंट्रोल करता है। और दुनिया में कोई भी रॉ मटेरियल इतना तेज़ असर नहीं है डायबिटीज़ के लिए मेरे तजर्बे में, जितना गोंद जामुन असरदार है। क्योंकि जामुन हम खा लेते हैं आधा किलो, 1-1 किलो भी खा जाते हैं। कुछ डायबिटीज़ टस से मस नहीं होती। करेला खाते हैं, नीम खाते हैं, क्या क्या जामुन की गुठली खाते हैं, लेकिन डायबिटीज़ वहीं के वहीं बैठी रहती है। मैंने अपने तजर्बे में पाया कि ये गोंद जामुन जो है, ये अगर 1-1 चुटकी लिया जाए बस 2-3 बार, तो बाकायदा डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। आप अपनी दवा भी खा सकते हैं साथ में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुफीद कहलाता है। जी, 8 साल के बच्चे का बेड वेटिंग का मसला है हकीम साहब। हाँ, 2 अखरोट खिलाएं बच्चे को रोज़ाना रात को सोते वक्त, और 10-12 किशमिश इसके साथ खिला दिया करें। बच्चे को थोड़ा वक्त लगेगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। एक और ब्रेक, एक और वक्फा दरकार है नाजरीन। कुछ पलों की बात है, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुआ। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, और आइए एक बार फिर हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनका भी इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मकदम, खुश आमदीद हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासीन। हाँ जी, ये हमारे पास एक खातून रहती है, उनकी बड़ी समस्या सुनिए आप। जी बताइए बहन, क्या मसला है? जी पहले टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए आहिस्ता कर दीजिए, बल्कि बंद कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वो नहीं कह रही थी, मुझे से है ना, फिर वो मेरे है ना अंडे बन नहीं पाते हैं। जैसे मैंने इलाज तो कराया, बहुत इलाज कराया मैंने, ठीक है, तो ये अंडे का प्रॉब्लम है ना मेरी दूर नहीं हो रही।
उम्र बता दीजिए। और क्या नाम है ना, बस यही दिक्कत है, और तो कुछ भी दिक्कत नहीं, है, आपकी बस अंडे एज नहीं बन क्या पा है? रहे मेरे। आप कितने साल की हैं? उम्र क्या है आपकी? मेरी 32 की है। जैसे मेरे दो बच्चे होके, जैसे एक लड़की तो होके 5-6 महीने में ही खत्म हो गई, और एक जो है ना 2-2.5 महीने में ही निकल लिया, जैसे धड़कन नहीं आई बच्चे की। ठीक है। जी हकीम साहब। इसबगोल की भूसी आप जानती होंगी। भूसी इसबगोल भी कहते हैं, इसबगोल की भूसी भी कहते हैं, सत इसबगोल भी कहते हैं। ये एक यूनानी दवा है जो हर मेडिकल स्टोर पर, हर पंसारी के पास मिलती है। इसबगोल की भूसी ले लीजिए। और ये आता है, एक दवा आती है अश्वगंधा। अश्वगंधा बारीक इतनी मेरी उंगली की बराबर ऐसी टहनियाँ होती हैं, डंडियाँ होती हैं, वो ले लीजिए। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा। गोंद चिलगोज़ा, गोंद चिलगोज़ा असली लेना, नकली बहुत मिलता है। अश्वगंध नकली नहीं मिलता, इसबगोल की भूसी नकली नहीं मिलती। 1 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में मिला दें, 2 चम्मच भी मिला सकते हैं, गरम दूध में। अश्वगंधा को पाउडर बना लें, अलग रखें, 1 चुटकी अश्वगंधा उसमें मिला दें। और गोंद चिलगोज़ा पाउडर बना लें, ये भी रॉ मटेरियल है, असली लेना, और 1 चुटकी वो भी दूध में मिला दें। अपनी ज़रूरत की शक्कर इसमें मिला लें, मीठा कर लें इसे, और रोज़ाना रात को सोते वक्त ये खुराक लेकर सोया करें। आप अल्लाह से उम्मीद रख सकते हैं। समीना साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मेरी बहन ने नोएडा से आपको फोन किया था अपने बेटे के लिए। उसको पैर में क्लॉटिंग थी, और जो एक नस है वो हार्ट तक जाती है, तो आपने उसके लिए काला गोंद और नमक जैतून बताया था। वो खा रहा है, लेकिन उसके अभी फर्क नहीं हुआ है। और अभी आपने 1 महीने पहले कहा था परहेज के साथ देने को, कि खाने में परहेज, तो वो भी कर दिया है। ठीक है। हाँ बेटा, इसमें थोड़ा सा और इंतज़ार दरकार है। आप 3-4 महीने में फ़ायदे की उम्मीद रखें, और जो नुस्खा बताया उसे लगातार लें, अल्लाह से लगातार मदद मांगें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। इंशाअल्लाह। हकीम साहब, कभी कभी होता है कि हम अगर दुआ मांगते हैं तो सोचते हैं कि कबूल नहीं हो रही, सबकी होती है, हमारी नहीं होती। अगर हम दवा करते हैं, इलाज करते हैं, तो भी हमें ये एहसास होता है कि फ़र्क जल्दी नज़र नहीं आ रहा, जबकि एक हर शय का एक वक्त मुकर्रर है, दुआ की कबूलियत का भी, दवा की असरअंदाज़ी का भी। लेकिन इंसान हिम्मत हार बैठता है। तो हिम्मत को मज़बूत रखना ये किसी भी अमल के लिए कितना ज़रूरी है, या हौसले को जवान रखना कितना ज़रूरी है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसे के साथ, दुआ के साथ साथ अपने मुआलिज के बताए हुए नुस्खे पर यकीन, जैसे कहते हैं ना, दुआ करो तो इस यकीन के साथ कबूल होगी, तो दवा भी करो इस यकीन के साथ कि वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह वो दवा रंग लाएगी, असर होगा। तो ये यकीन कितना ज़रूरी है। यकीन भी और सब्र भी ये ज़रूरी है। जो भी नुस्खे जात कोई तजर्बेकार मुआलिज आपसे शेयर करता है, तो उसे ये नहीं पता होता कि आपको फ़ायदा कितने दिन में होगा। अपने अंदाजे से बताते हैं, मैं भी बताता हूँ कि 5-6 दिन बाद फ़ायदा शुरू होगा और 3-4 महीने इलाज करना पड़ेगा। उसमें मुझे खुद हैरत हो जाती है कि किसी मरीज़ को मालूम है 2 दिन में फ़ायदा हो गया, तीसरे दिन से उसने दवाई खानी बंद कर दी, तो मुझे भी हैरत हो जाती है। तो वो जिस्म में जब हमारे दवा दाखिल होती है, तो हमारा जिस्म उसको रेस्पॉन्ड करता है, कितना करता है उसके हिसाब से
दवा काम करती है। तो हम लोग मुख्तसर ऐसी खुराक बताते हैं जिससे उसको नुकसान कुछ ना हो, और जितनी मिकदार दवा की हम बताते हैं उससे नुकसान कुछ ना हो, फ़ायदा चाहे लेट हो जाए। और मैं वाकई हैरत में पड़ जाता हूँ कि मेरा भी ज़ाती मामला है कि अगर मुझे दर्द हो जाए कहीं तो मैं 1-2 खुराक में ठीक हो जाता हूँ, लेकिन ये बात मैं शेयर नहीं कहता, दावा नहीं करता और किसी से कहता नहीं कि आप 2 दिन में ठीक हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। और लेकिन उसका कोर्स पूरा कर लेना चाहिए, जब तक इंतज़ार करना चाहिए। और बेशतर हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं वो ऑपरेट होने वाले केस होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ ऑपरेशन से पहले ये कोशिश कर लें और पूरी कोशिश कर लें, तो बहुत जल्दी भी ठीक नहीं है। लेकिन ये इलाज ऐसा है कि इंसान को ज़रूरत है अभी दवा खाई अभी फ़ायदा हो जाए, और ऐसी दवाएं तो एलोपैथ में हैं। लेकिन ये क्योंकि आपको आपके जिस्म के हिसाब से दवा दी जाती है और उन सब बातों पर उन मापदंड पर रखा जाता है इसको कि आपको नुकसान 1% भी ना हो, फ़ायदा चाहे 1 महीने बाद हो जाए, 2 महीने 3 महीने बाद हो जाए, तो ये मिकदार वो है। हालांकि यही दवा आप ज़्यादा खा लें तो आपको बहुत तेज़ी से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन नुकसानात का जिम्मेदार मैं नहीं। तो सब्र कर लिया करें। ये यूनानी दवाएं में अल्लाह की बड़ी शिफा छिपी हुई है, और उस शिफा से ज़्यादा आपका तहफ़्फ़ुज़ इसमें पोशीदा है। बिल्कुल यकीन साहब, तो अगर ये कहें तो बेजा ना होगा कि मशीयत एज़दी के साथ इंसानी जिस्म के जो अज्जाए तरकीबी हैं या जो अखलात हैं और उनके साथ साथ इंसान का विल पावर और अपने मुआलिज पर यकीन, ये सब मिलकर एक जिसे कहते हैं कि एक पैकेज का काम करते हैं जो मरीज़ को सेहतयाबी की तरफ बड़ी तेज़ी से लेके जाता है। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। जहाँ साहबा बहन अगर फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शाहरुख साहबा जी, मेरे 3 सवाल है जी। पहला पहला सवाल, मेरा लड़का 22 साल का है, वो नींद में थोड़े छोटी छोटी चीज के आवाज को बहुत ऐसा घबराहट से उठ जाता हकीम साहब। पहला सवाल मेरा। ठीक है। मेरी बच्ची 20 खत्म हो के अभी 21 साल उसको लगे, क्या मैं उसको हफ्ते में 2 बार कैल्शियम की गोली दे सकती हूँ क्या उसकी ग्रोथ के लिए? बालों की मोरिंगा तो दे रही हूँ उसको, अभी बालों की ग्रोथ के लिए जल्द से जल्द शादी है मेरी लड़की की, तो 2 बार कैल्शियम की गोली हफ्ते में दूं या ना दूं, आप उसके बारे में बोलिए। ठीक है। और तीसरा सवाल मेरा ये है, मैं T4 टाइगर गोली मंगाई हकीम साहब, कमर में नसें दबने की वजह से, तो 2 डब्बे, अभी दूसरा डब्बा मेरा खत्म पे है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 50% फायदा है हकीम साहब। अभी मैं और 2 डब्बे खाऊं या नहीं, क्या करूं, जरा आप में कुछ के बारे में बोलिए तफसील से। बेहतर। ठीक है। हाँ, देखिए 3-4 महीने तक खाना चाहिए, 5 महीने भी खा सकते हैं ये T4 टाइगर। और बस ये है कि 1 महीने में 25% फ़ायदा हो रहा है आपको, 2 महीने में 50%, ऐसी शायद 2 डब्बे और इस्तेमाल कर लेने चाहिए। और वही एहतियात के वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें और वज़न ना उठाएं, झाड़ू पोंछा ना करें, तो जल्दी फ़ायदा होता है। यकीनन आप ज़रूर कर रहे होंगे ये एहतियात। और आप अपनी बेटी को वो ज़रूर दे सकते हैं हफ्ते में 2 बार कैल्शियम की गोली, पानी खूब पिलाना, दूध खूब पिलाना, उसकी शादी तक इंशाल्लाह बहुत राहत मुमकिन है। और बेटा घबरा कर उठ जाता है, उम्र 22 साल है। बेटे को रात को कोई मीठी चीज़ खिला के सुलाया करिए। मीठी चीज़, आम चल रहे हैं, नहीं तो अंगूर, 1 मुट्ठी अंगूर खिलाइए। और कुछ भी ना मिले मीठा तो शक्कर ही खिला दीजिए, गुड़ खिला दीजिए, थोड़ा ज़्यादा सा खिलाइए, बच्चे को ये परेशानी जाती रहेगी। जी। सुरैया साहब बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, सवाल बताइए।
मैं नमक जैतून का नुस्खा ले रही हूँ जी 2 महीने से। हाँ मैं जो भी कोई नुस्खा ले रही हूँ तो मेरे चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं। फिर हकीम साहब ने बताया 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर दिन में 3 बार लेने को। मैं 1 महीने से काली मिर्च का पाउडर भी ले रही हूँ और नमक जैतून का नुस्खा भी ले रही हूँ, लेकिन फिर भी पिंपल्स निकल ही रहे हैं। हाँ, ये नुस्खा सही है, लेकिन जिन लोगों को भी इस नुस्खे से फ़ायदा कम लगे या न लगे, उन लोगों को पानी की मिकदार अपनी 2 गुनी कर लेनी चाहिए। जितना भी आप पानी पीते हैं उससे 2 गुना कर लें। अब आप कितना पीते हैं ये देख लीजिए, और जैसे ही आप ये पानी का तादाद बढ़ाएंगे आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। एक वक्फा लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, और आइए एक बार फिर हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनका भी इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मकदम, खुश आमदीद हकीम साहब। अनवरी साहबा, सवाल बताइए। जी, हकीम साहब से पूछना था। हकीम साहब, मैं तो आपका बहुत पुराने पेशेंट हूँ, 2-3 सवाल करना चाहते हैं। हाँ। आपके यहाँ से पी केयर करीब 2010 से मैं ले रही हूँ। अपने गैस का प्रॉब्लम, मैंने बहुत सारा पेट का प्रॉब्लम से, लेकिन हकीम साहब तो बोले मेरी दवा जड़ से काम करती है। तो 2-3 साल तक तो बिल्कुल ठीक थे सर, और अभी क्या है ना 2-3 साल से हर 2 महीना 3 महीना मेरी गैस की परेशानी करती है बहुत ज्यादा। पेट फूल जाती है, पीठ में दर्द, गैस नहीं निकलना, ढिकार नहीं निकलना, फिर ठीक हो जाता है ऑटोमेटिक ही, ठीक अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो मैंने जैतून का सिरका घर में रखे हुए हैं, तो कभी कभी इसको गर्म पानी से ले लेते हैं रात में 2 चम्मच जैतून का सिरका और 1 चुटकी खाने वाला सोडा। बहुत ज्यादा सांस भी फूलने लगती है। तो हकीम साहब, मेरी दादी नानी बोलती है कि ये जो ये खाने वाला सोडा खाने से ये अतड़ी गल जाता है, तो क्या आप 2-3 महीना बताते हैं तो क्या इसकी कोई नुकसान तो नहीं है ना? ठीक है। और ये हकीम साहब पूछना चाहते हैं कि हम अपने घर में ये नमक, कलौंजी, जैतून का नमक ये सब रखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बेटे लोग भी 35 साल का है, कोई 40 साल का है, मैं तो खुद 65 साल की हूँ, और मेरी तो कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ गैस की परेशानी होती है और कोई बीमारी नहीं। तो अभी जैतून का सिरका ले रही हूँ ना डॉक्टर साहब, ये खाने का सोडा डाल के, तो अभी बहुत फायदा है। अभी 2-3 दिन से गैस हमें नहीं हो रही है, बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन इसी तरह मेरा गैस ना हो तो सही है, हकीम साहब बताए। और ये सही पूछना था ना कि ये नमक आप जो बताते हैं खाने वाला सोडा, ये थोड़ा हमको डर लगता है ना हकीम साहब, कहीं 2-3 महीना खाए कुछ आगे प्रॉब्लम ना हो जाए, यही पूछना था आपसे। ठीक है। नमक कलौंजी के बारे में आपने क्या दरियाफ्त किया था कि आप अपने बच्चों को देना चाह रही हैं? ये घर में रखना चाहते हैं, सभी बच्चे को दे सकते हैं ना कभी कभी, जैसे कि पेट की परेशानी हो या और कोई प्रॉब्लम हो। ठीक ठीक है। ठीक है सर। हाँ, देखिए ये जो नुस्खा आप लेते हैं और इसे और भी बेहतर करना चाहते हैं, चाहे सिरका आप लें, चाहे नमक जैतून लें या पी केयर कैप्सूल लें, तो सौंफ, धनिया और अलसी, ये हम वज़न लेकर, यानी जैसे 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रख लें और इसका 1 चम्मच भर के खाएं, और फिर ये नुस्खा लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। और नमक जैतून, ये बच्चों की खुराक आप समझ सकते हैं कि अगर 5 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं तो उन्हें दे सकते हैं नमक जैतून। वो भी उसकी शक्ल ये होगी कि 1 चुटकी नमक जैतून 1 लीटर पानी में मिला दें और सुबह से शाम तक ये खर्च करना है, एक साथ नहीं, सुबह से शाम तक ये 1 लीटर या आधा लीटर पानी में मिला दें और सुबह से शाम तक इसे खर्च कर लें, तब उनको अच्छा फ़ायदा मुमकिन है।
जी, एक कॉलर है रियाज अंसारी साहब हमारे, ये मस्कत ओमान से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो इनके सवाल को ले लेते हैं, और बहन आपका तीसरा सवाल जो खाने के सोडे से मुताल्लिक़ है उसे हम ज़रूर शामिल करेंगे। रियाज भाई फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद भाई। जी, मेरे पहली बात तो मेरा नाम रियाज नहीं है, मेरा नाम गयास अंसारी है। गयास साहब जी, इस्तकबाल गयास साहब, फरमाइए। जी जी, जज़ाकल्लाह। मेरे हकीम साहब से 3 सवाल आते हैं। जी ओके जी जी। जैतून का सिरका जो हार्ट ब्लॉकेज वगैरह के लिए जो जैतून के सिरके के साथ जो फार्मूला बताते हैं हकीम साहब, इसके क्योंकि ये किसी किसी को ठंडा, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो इसके सब्स्टिट्यूट में क्या ले सकते हैं हम लोग? और ये सभी ब्लॉकेज के लिए काम आएगा कि हार्ट ब्लॉकेज, और ये किसी किसी को दिमागी भी रहता है, कोई झटके आते हैं तो उनके लिए भी रहता है? ठीक है। और कोई सवाल? दूसरा सवाल? दूसरा सवाल है, मेरे एक भाई हैं, इंडिया में ही है, और उनको थोड़े टाइम पहले कुछ कान में तकलीफ हुई थी, जिसकी वजह से उनको चक्कर आ रहे थे, और लेफ्ट साइड उनके सूजन काफी हो गई थी, स्वेलिंग, और फिर चक्कर की वजह से उनको एडमिट किया था, और उनका मुंह भी थोड़ा तिरछा हो गया था। लेकिन डॉक्टरों ने बोला ये पैरालिटिक नहीं है। उनका 1-1.5 महीने इलाज चला, थोड़ा लेफ्ट पैर पे भी इफेक्ट हो गया था। उन्होंने कहा डॉक्टरों ने कि ये पैरालिटिक नहीं है, लेकिन ये दिमाग से रिलेटेड है। अभी सब ठीक हो गए, लेकिन पैर का उनका थोड़ा सा लंगपन मौजूद है अभी उनमें। ठीक। और तीसरा सवाल मेरा ये है, मस्कत ओमान में आपका कोई ब्रांच है क्या? और नहीं तो मुझे दुबई का नंबर आप प्रोवाइड करवा दीजिए प्लीज। क्या फ़ोन काटना नहीं, और हमारे पीसीआर वाले आपका नंबर लिख लेंगे और आपको दुबई का नंबर मिल सकता है। सवाल बताएं जी। एक सवाल तो इनका यही था कि जैतून का सिरका तासीर में सर्द है, तो इसका क्या कोई मुतबादिल मौजूद है? देखिए, जिनको भी जैतून का सिरका लगता हो कि सर्दी कर रहा है, या गले में या फेफड़े में खराश कर रहा है, तो वो नमक जैतून असली ले लें, और एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक जैतून दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, पानी में मिलाकर। पानी की तादाद ज़्यादा रखें, तो ये नमक जैतून वाला ही काम करता है, वो सिरके वाला ही काम करता है। अच्छा, याद रखें कि ये दोनों नुस्खे, जैसा कि आपका सवाल था, तमाम तरह की ब्लॉकेज को खोलते हैं, चाहे दिमाग की हो, चाहे दिल की हो, या कोई किसी भी। एक्चुअली ये दरअसल ये जो कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ नुस्खा है, जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है, और ब्लड प्रेशर के खिलाफ नुस्खा है, ब्लड प्रेशर में फ़ायदा करता है, और पेट के लिए मुफीद है। और ये आप इस तरह ले सकते हैं जैसे मैंने बताया। और भाई को भी आप ये यकीनी तौर पर दे सकते हैं। उनके पैर में अभी परेशानी रह गई है, तो गोंद स्याह उनको आधा ग्राम कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार दे सकते हैं। इससे उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई फ़ोन करने के लिए, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमारा हौसला भी आपने बढ़ाया। हकीम साहब के नुस्खे तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक दर्जे सनद हासिल कर चुके हैं, इस्तिनाद की सनद हासिल कर चुके हैं। और माशाल्लाह न सिर्फ ये कि दुबई में, खलीजी ममालिक में, जब बल्कि अमेरिका वगैरह में भी अब देखते हैं कि लोगों को इन तमाम नुस्ख़ाजात से फ़ायदा होता है, और उनका फ़ीडबैक या उनके तासुरात जब हम तक पहुँचते हैं तो यकीनी तौर पर खुदा का हम शुक्र बजा लाते हैं कि हकीम साहब की शख्सियत न जाने कितने लोगों के लिए मसीहा का काम कर रही है, मसीहाई के साथ साथ दुखों का दरमा भी है। एक सवाल रह गया था, याद आ गया जी, वो आते गल जाती हैं क्या हकीम साहब खाने के सोडे से? अच्छा, देखिए, ये जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ या आप जानते हैं, ये सब नुकसान देती हैं अगर अपनी तादाद से ज़्यादा आप खा लें। नमक भी बहुत नुकसान देता है, लेकिन आप अपने जायके के मुताबिक खाते हैं तो नुकसान नहीं करता।
वरना नमक तो गोश्त को गलाने का काम आता है। नमक अगर किसी सोडा भी, सोडे में याद रखें कि अल्कलाइन होता है, और अल्कलाइन जो है वो अगर कम हो जाए तो नसों के ज़रिए चढ़ाया जाता है, और ये इंसान की बड़ी भारी ज़रूरत है अल्कलाइन। तो ये जितनी मिकदार मैं बताता हूँ वो महफूज है, लेकिन वो गाँवों में या वैसे बात उड़ जाती है कि ऐसा, अब पकौड़ियाँ आप खाते हैं तो कितना सारा उसमें सोडा डालते हैं खाने का, या खानों में भी डालते हैं, तो आपके जिस्म में चुटकी, 2 चुटकी, 3 चुटकी पहुंच पाता है, क्योंकि वो इतनी सारी बनाते हैं और आप 1 चम्मच सोडा डालते हैं तो 2-2 चुटकी, 3-3 चुटकी सबके हिस्से में आ जाता है। तो बस यही वो है कि आप इतना लेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। पानी की मिकदार ज़्यादा रखें तो ये महफूज हो सकता है। जी वाजिद भाई, इस्तक़बाल है आपका, क्या सवाल है? जी वालेकुम सलाम। मैं पेशेंट हूँ। हकीम साहब से सवाल है कि मेरा 2020 में सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल था, 1.2 था। अभी पिछले 2 साल से सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल नहीं है। अभी कल मैं टेस्ट कराया तो 1.9 है। तो 1.3, 1.2 तो होता ही नहीं 2 साल से। 2020 में था तकरीबन 2 साल से क्रिएटिनिन एकदम मेरा हाई रह रहा 1.92। और मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन दवाएं अज्ञा चल रहे हैं उसके, वो तो नॉर्मल रहती है, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। और दूसरी चीज क्या है, यूरिन में कभी प्रोटीन भी लीकेज होता। तो क्रिएटिनिन लेवल को किस तरह नॉर्मल किया जा सकता है? ठीक है भाई। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, ये भी एक मसला है कि जो दवाइयाँ हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए खाते हैं, आगे जाके यही हमें नुकसान पहुंचाने लगती है। जैसे किडनी की गंदगी यानी आलूदगी का बढ़ जाना, जिसे क्रिएटिनाइन कहते हैं, लीवर को भी नुकसान पहुंचाती है, आँखों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इनको कोई भी शख्स अगर कोई भी दवा मुस्तकिल खा रहा है और खाने के लिए मजबूर है और बग़ैर दवा खाए डायबिटिक इंसान की ज़िंदगी चल नहीं सकती, या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उन्हें ज़िंदगी भर खानी पड़ती है, थायराइड के मरीज़ हैं वो भी ज़िंदगी भर दवा बस खाए जाते हैं, एक पोटली उनके साथ चलती है जिसमें दवाइयाँ होती हैं। तो ये हमारी आँखों को, हमारी आंतों को, हमारी किडनी को, हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है। एक नुस्खा ऐसा है जो आपके ये तीनों काम कर सकता है। वो ये है कि अलसी आप ज़रूर जानते होंगे। अलसी एक दवा कह लीजिए, बीज कह लीजिए, तिलहन में से होती तेल वाली चीज़ है। अलसी ले लीजिए, 200-300 ग्राम ले लें और उसे हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें। अलसी, अच्छा, अलसी आधा चम्मच खानी है आपको, और उसमें गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी मिला के खानी है। अलसी आधा चम्मच और गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी मिलाइए, और 1 या 2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला लीजिए, 2 गिलास पानी में, और इस पानी से अलसी और गोंद चिलगोज़ा खाएं। आपके तीनों बीमारियों पर काम करता है। डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, क्रिएटिनाइन को कंट्रोल करता है, और जो आपको पेशाब में जो चीज़ें ज़ाया होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें निकल जाती हैं, उनको भी कंट्रोल करने की ताकत रखता है। जी, यासीन भाई है राजस्थान से। यासीन भाई, मैं सुन पा रहे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी, अभी जो आपसे खाते में बात करी थी ना, अभी मैंने दोबारा फोन लगाया आपको। जी
जी आपने वो बताया था उनको सब गोल की भूसी खुराक के लिए। जी बेहतर। इस सब गोल की भूसी हर मेडिकल स्टोर में मिलती है। 1 से 2 चम्मच गर्म दूध में मिला दें, ठीक है। और उसमें अपनी मतलब का शक्कर, चीनी, मिश्री सब मिला सकते हैं। और 1 चुटकी अश्वगंधा, इसे अश्वगंध भी कहते हैं, जड़ी बूटी है। और 1 चुटकी गोंद चिलगोजा। गोंद चिलगोजा असली है, ये नकली भी मिलता है। ये खाकर और ये दूध जो इसबगोल मिक्स दूध है, इसको आप रोज़ाना 1 खुराक रात को सोते वक्त उन खातून को दीजिए। इंशाल्लाह उनको नफ़ा मुमकिन है। तो उम्मीद है कि आज का ये शो आपको अच्छा लगा होगा। हकीम साहब की खूबसूरत बातें, पिंद और नसाए, उनके अपने तजुर्बात, ज़िंदगी के नशीब व फराज से वाबस्ता वाक़यात, साथ साथ खूबसूरत अशार इस प्रोग्राम को वो रंगारंगी अता करते हैं जिसकी मिसाल शायद ही कहीं मिले। तो इस भरपूर सी महफ़िल के लिए हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता करे हकीम साहब, और इसी तरह आपका फैज़ नाज़रीन तक पहुँचता रहे, यही दुआ है हमारी। सलामत रहें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को, अपनी मेज़बान को, हकीम साहब को, सबको इजाज़त दीजिए। आदाब। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters.